हेलो एवरीवन, आप सभी को एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एलडीसी पर स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ लेकर आए हैं जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये क्लास 11 का चैप्टर है जो बहुत अच्छे चैप्टर भी है और इस पर का जो महत्व है आपका जेईई नीट के लिए भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। और ये चैप्टर थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा टफ लगता है बाकी चैप्टरों की तुलना में, तो इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कि आसानी से समझाने की। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है ना, चलिए देखिए, इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग अभी तक बहुत सारे मोशन के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, अभी तक जैसे मान लेते हैं कि सिंपली अगर हम एक समझा जाए तो अभी तक जितना मोशन के बारे में हम पढ़े थे किसी पार्टिकल्स के बारे में, वो सिंपल एक पार्टिकल्स के बारे में पढ़े थे। नॉर्मली समझा जाए तो हम लोग क्या कहते थे कि कंसीडर बॉडी ए ऑफ मास एम, ऐसे कुछ करके मानते थे। और अगर हम इस पर फोर्स लगाते थे एफ और ये पार्टिकल इस तरह से वी वेलोसिटी के साथ मान लीजिए गलती करता था, तो ये हम मान के चलते थे कि ये जो बॉडी है सिर्फ एक वन मास का है, मतलब डेट मीन्स पॉइंट मास का बॉडी है। मतलब अभी तक हम जितना मोशन के बारे में पढ़े, सर्कुलर मोशन पढ़े, काइनेमेटिक्स पढ़े, डायनेमिक्स पढ़े, वहाँ हम लोग कंसीडर करके चलते थे कि जो बॉडी है वो किसी एक पॉइंट मास के बॉडी है। ठीक है ना, और उसके बारे में हम लोग जितने भी अध्ययन किए, चाहे काइनेटिक एनर्जी के बारे में अध्ययन किए हो, चाहे एक्सेलेरेशन के बारे में अध्ययन किए हो, चाहे वेलोसिटी के बारे में अध्ययन किए हो, तो ये जितनी भी चीज़ें के बारे में हमने अध्ययन किए, ये कंसीडर करके कि कोई पार्टिकल है जो कोई बॉडी है जो जिसका मास कितना है, सिर्फ एक छोटा सा मास है, पार्टिकल पॉइंट मास है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। लेकिन वास्तव में जितने बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वास्तव में ये पॉइंट मास होता नहीं है, वो एक एक्सटेंडेड बॉडी होता है जिसमें बहुत सारे मास से मिलकर बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है ना, तो हम लोग पहले थोड़ा सा रफली समझने की कोशिश करेंगे कि पॉइंट मास क्या होता है, इसके बाद एक्सटेंडेड मास या एक्सटेंडेड बॉडी क्या होता है, ये रफली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर कोई पॉइंट मास की बात किया जाए, पॉइंट मास की बात किया जाए, ठीक है ना, पॉइंट मास का बात किया जाए तो पॉइंट मास होता है क्या है, तो वैसा बॉडी देखो, वैसा कोई बॉडी होगा जिसका मास होगा बट उसका लेंथ एक या फिर वॉल्यूम या फिर मतलब लेंथ जो होगा निग्लिजिबल होगा। मास एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पर, लेकिन लेंथ क्या होगा, निग्लिजिबल होगा, वॉल्यूम निग्लिजिबल होगा, एरिया निग्लिजिबल होगा। ठीक है ना, बहुत साइज जो वो छोटा होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट मास कहते हैं। अब इस पॉइंट मास के बारे में हम लोग एनालिसिस पहले ही कर चुके हैं, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में और बहुत सारी चीज़ें के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि बहुत सारे पॉइंट मास से मिलकर एक कोई बॉडी का निर्माण करता है, देखिए ये, ठीक है ना, इसमें क्या है कि बहुत सारे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस लोग हम लोग का बोलते हैं एक्सटेंडेड बॉडी या एक्सटेंडेड मास, एक्सटेंडेड, ठीक है ना, एक्सटेंडेड मास या बॉडी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि बहुत सारे मास से मिलकर ये बॉडी बना है और इसके पूरे वॉल्यूम कहिए चाहे फिर एरिया कहिए, पूरे बॉडी पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वैसा बॉडी जो बहुत सारे मास से मिलकर, छोटे छोटे मास से मिलकर बनता है, उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड बॉडी। ठीक है ना, तो आज हम लोग अभी तक जितना भी मोशन के बारे में किए थे, तो हम लोग एक्चुअल में एक्सटेंडेड बॉडी के बारे में पढ़ते थे, बट उसको हम पॉइंट मास मानकर पढ़ते थे। लेकिन इस चैप्टर में हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट या पार्टिकुलर बॉडी, पार्टिकुलर मास की मोशन के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। सभी पार्टिकल्स के मोशन के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, मतलब ऑल पार्टिकल्स के मोशन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, तो इस टाइप के बॉडी को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड बॉडी, जिसमें मास, बहुत सारे मास, कलेक्शन ऑफ मास कर सकते हैं या कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग सबसे आप समझ गए होंगे कि हमारा पॉइंट मास क्या होता है। सिंपली समझा जाए तो पॉइंट मास वैसा बॉडी का मास एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन उस बॉडी का लेंथ, वॉल्यूम वगैरह ना हो।
प्रैक्टिकली उसका साइज से बहुत छोटा हो, और वैसा बॉडी जिसका बहुत सारे मास से मिलकर बड़े बॉडी का निर्माण किया हो। जैसे मान लीजिए कि इस बॉडी की बात कर ले हम, इस बॉडी की बात करें हम, नॉर्मली समझा जाए तो ये बॉडी जो है बहुत सारे बॉडी के बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। अगर हम नॉर्मली अगर जनरल प्रीवियस में जितने भी पढ़े हैं मोशन के बारे में, तो ये पूरे बॉडी को हम क्या मानते थे, पॉइंट मास मानते थे, और तब इसका हम मोशन के बारे में अध्ययन करते थे, काइनेटिक एनर्जी, जो भी मोशन के बारे में अध्ययन करते हो, एक्सेलेरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, वो इस बॉडी को पॉइंट मास मान के मानते थे। लेकिन आज इस चैप्टर में हम ये मान के सब्जेक्ट करेंगे कि प्रत्येक पार्टिकल से मिलकर एक बॉडी बना है, जिस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड बॉडी। और इस एक्सटेंडेड बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो इसलिए नाम दिया गया है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स से बना हुआ कोई एक सिस्टम होगा, बॉडी होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसका क्या पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन। खैर रोटेशनल मोशन के बारे में हम लोग अभी जस्ट आगे जानने की कोशिश करेंगे। अब इस चैप्टर में हमको एक अच्छा सा पॉइंट आता है जिसका नाम है रिजिड बॉडी। क्या है, रिजिड बॉडी। तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रिजिड बॉडी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए रिजिड बॉडी क्या होता है ऐसे, ठीक है। देखिए रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आप नॉर्मली समझा जाए तो आप कभी कभी कुछ ऐसा चीजें होते हैं, जानते होंगे कि कोई बच्चा को आप कोई चीज होमवर्क दिए मान लीजिए, और वो बच्चा नहीं बनाया, या किसी चीज की रिजिड हो गया। जैसे बोला कि हम जब तक इस तरह से मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है और उसको एक लड़का को बोले, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, लड़का है, इसने हमने क्या बोला कि देखो तुम अपना होमवर्क पूरा कर लो। अब ये कंडीशन रख दिया, क्या कंडीशन रखा कि हमको एक पीस लड्डू चाहिए, ठीक है, एक पीस। अब हमने उसको दिए नहीं और ये होमवर्क बना नहीं रहा है, बार बार इसको कर रहा है, तो बोल रहा है कि हमको एक पीस लड्डू चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लड़का है वो लड्डू के लिए क्या हो गया, रिजिड हो गया। हमने इसको पीटा, फोर्स लगाया, लेकिन ये अपना रूल को चेंज नहीं किया, मतलब अपनी जो जिद थी उसके पीछे क्या हो गया, अड़ा रह गया, मतलब रिजिड हो गया, ठीक है ना। तो रिजिड का मतलब समझते हैं कि रिजिड बॉडी होता क्या है। जैसे कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी हो और इसमें बहुत सारे मास क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से, तो हम दो पार्टिकल्स के बीच, मान लीजिए ये दो पार्टिकल्स के बीच, ये मान लीजिए हमारे पास दो पार्टिकल्स, ये और एक पार्टिकल्स ये मान लीजिए, पॉइंट ए मान लें इसको, पॉइंट बी मान लें, ठीक है। अब इन दोनों पार्टिकल्स पर हमने क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी लगा रहे हैं चाहे इधर से भी लगा रहे हैं, लेकिन इन दोनों पार्टिकल्स के बीच कितना प्रेशर दे रहे हैं, कितना हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन साइज उसकी मतलब उसकी चेंज नहीं हो रही है। मतलब उसका पॉइंट ये नहीं है कि पॉइंट दब कर यहां पहुंच जाए चाहे यू हो जाए, मतलब अपना साइज में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं ला रहा है, वो क्या हुआ, रिजिड हो गया। मतलब जैसे हमने क्या एग्जांपल दिया था कि हम कितना फोर्स दिए तो ये रिजिड हो गया था कि नहीं, हमको जब तक लड्डू नहीं मिलेगा तब तक होमवर्क बनाएंगे नहीं। उसी तरह से हमने दोनों पार्टिकल्स पर फोर्स लगाया, चाहे इस पर फोर्स लगाया चाहे इस पर लगाया, तो दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो हमेशा फिक्स है, वो चेंज नहीं कर रहा है। तो ऐसे टाइप के पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं, ऐसे टाइप बॉडी को बोलते हैं हम लोग रिजिड बॉडी। ऐसे टाइप वाले जितने बॉडी होंगे उसको हम रिजिड बोलते हैं। एक्चुअल में रिजिड बॉडी कंप्लीटली कोई होता नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, थोड़ा सा लगाइए चाहे डालिए, उसके बीच थोड़ा मोड़ा ही सही, लेकिन जरूर डिफॉर्मेशन पाया जाएगा। डिफॉर्मेशन मतलब उसके शेप आकार कुछ ना कुछ चेंज होगा। लेकिन कुछ ऐसे बॉडी होते हैं जिस पर हम फोर्स लगाए बट डिफॉर्मेशन हो रहा होगा लेकिन निग्लिजिबल हो रहा होगा, तो उस टाइप के बॉडी को हम लोग फिजिक्स के भाषा में रिजिड बॉडी का नाम दिया जाता है या कहते हैं। समझ गए होंगे। तो जैसे मान लेते हैं ये बैलून को ले लेते हैं, हम सिंपली एक बैलून की बात कर ले। अब इस बैलून पर हमने अभी तो इसका शेप देख रहे हैं आप, लेकिन इस बैलून पर हमने अगर मान लेते हैं ऐसे नॉर्मली दिख रहा होगा शायद आपको, अगर हम यहाँ फोर्स लगाएं तो देखिए ये क्या हो रहा है, इसके शेप में चेंजिंग आ रही है। दैट मीन्स अगर आप सिंपली समझा जाए तो अगर क्या कहें कि यहाँ दो पॉइंट मान लीजिए, एक पॉइंट इस तरह से अगर मान लीजिए हम इस पॉइंट को डोनेट कर दें, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, रेड में रेड लिखा रहा है इसके वजह से, ठीक है ना।
तो देखिए हम कोशिश करते हैं। देखिए सपोज डैट ये क्या है, आपको दिख रहा होगा शायद, ठीक है। ये पॉइंट मान लीजिए एक छोटा सा पॉइंट, पार्टिकल पॉइंट मास है, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट सपोज कीजिए ये हो गया। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x। अब सपोज कीजिए कि इन दोनों पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी शेप में चेंजिंग पाई जा रही है। देखिए शेप में चेंजिंग, दैट मीन्स इन दोनों दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो चेंज कर जा रहा है। तो ऐसे टाइप को वाले बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी फिजिक्स में नहीं कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये बॉडी है, ये देखिए ये दो पार्टिकल्स है, अब ये देखिए ये पॉइंट और इस पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं हम। तो अगर हम इसको अगर मान लेते हैं ऐसे फोर्स लगाया भी तो इन दोनों क्या है, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा क्या फिक्स है। दैट मीन्स साइज इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसीलिए इस टाइप को बॉडी को क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी जो है वास्तव में 100% कोई नहीं होता है, कुछ ही सही बट डिफॉर्मेशन होता है। लेकिन बैलून की तुलना में क्या हो रहा था, निग्लिजिबल हो रहा था डिफॉर्मेशन। इसमें डिफॉर्मेशन क्लियर बहुत ज्यादा दिख रहा था, इसमें नहीं के बराबर दिख रहा था। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी, इसको क्या बोलते हैं, नॉट रिजिड बॉडी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि रिजिड बॉडी होता क्या है। चलिए देखिए, आप ध्यान से देख रहे होंगे, आप आराम से पढ़ भी रहे होंगे रिजिड बॉडी किसे बोलते हैं। देखिए कह रहा है कि रिजिड बॉडी इज दैट हुज साइज, जिसका साइज एंड शेप रिमेन्स अनचेंज्ड। वैसा बॉडी हो जिसका साइज और शेप क्या होना चाहिए, अनचेंज होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। जैसे हमने बैलून पर देख रहे थे ना कि बैलून के बीच दो पॉइंट के बीच क्या हो रहा था, साइज चेंज हो रही थी, मतलब डिस्टेंस कम बेसी हो रहा था, कभी बढ़ रहा था, दबाने फोर्स जब हम लगा रहे थे तो उसका साइज छोटा हो जा रहा था, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस छोटा हो जा रहा था। बट अगर वो जो बॉल दिख रहे थे जिसको हम फोर्स लगा भी रहे थे लेकिन उसमें कोई डिफॉर्मेशन शो नहीं कर रहा था, दैट मीन दो पार्टिकल के बीच डिस्टेंस फिक्स थी। दैट मीन शेप एंड साइज क्या था, अनचेंज था। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, और दो पार्टिकल्स के बीच, दैट मीन्स ये अगर कोई बॉडी है और इस बॉडी के दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट मास m1 मान लेते हैं, एक पॉइंट मास m2 मान लेते हैं, क्योंकि एक सिलेंडर बॉडी है तो बहुत सारा मास होगा। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया x। अब इन दोनों पर हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इसके बीच का जो डिस्टेंस है a और b के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, वो डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज। दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, डज नॉट चेंज होना। व्हेन, जब सम फोर्स इज अप्लाइड, और जब इस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया जाता है तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस एंड साइज एंड शेप डज नॉट चेंज होता है, अनचेंज होता है। दैट टाइप ऑफ बॉडी इज नोन एज का रिजिड बॉडी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिजिड बॉडी। क्लियर है। अब एक छोटा सा नोट है हमारे लिए, नो रिजिड बॉडी इज परफेक्टली रिजिड। कोई भी रिजिड बॉडी, हमने अभी तुरंत बोला कि 100% कोई रिजिड बॉडी रिजिड होता ही नहीं है, क्योंकि फोर्स लगाइएगा तो थोड़ा मोड़ा ही सही, निग्लिजिबल ही सही, बट उसमें डिफॉर्मेशन पाया जाएगा। इसलिए हमारे पास एक ये है कि कोई भी रिजिड बॉडी 100% दैट मींस परफेक्टली रिजिड नहीं पाया जाता है। क्लियर है। चलिए तो आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या है कि इन सम केसेज डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट इज वेरी निग्लिजिबल। मतलब जो बात अभी हमने समझाया कि कुछ ऐसे केसेज होते हैं जिसमें आप फोर्स लगाएं और डिफॉर्मेशन शो करता है। मान लीजिए धंसा हुआ पार्ट इस तरह से फोर्स लगाए तो ये क्या हो जाएगा, ये धंस जाएगा, मतलब जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेज होते हैं जिसमें हम फोर्स लगाएं, डिफॉर्मेशन फोर्स लगाएं, प्रोड्यूस किए, बट उसमें निग्लिजिबल क्या है, तब उसमें फोर्स लगाने के बाद या प्रोड्यूस करने के बाद वेरी निग्लिजिबल होता है। मतलब क्या होता है, डिफॉर्मेशन बहुत कम प्रोड्यूस होता है। ऐसे टाइप ऑफ बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। कुल मिलाकर हुआ कि हमने जो पिछले वाला टॉपिक में भी समझाया था कि अगर फोर्स हम लगा रहे हैं तो नहीं के बराबर उसका डिफॉर्मेशन शो होता है, उसी टाइप को हम लोग फिजिक्स में क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी का निर्माण करता है, रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए हम लोग, अगला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हम आगे समझाएंगे।
मोशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो बात कर रहा है, इसको हम थोड़ा सा आगे रिजिड बॉडी के मोशन के बारे में समझेंगे। ऐसे आप समझ लीजिए कि लाइन ज्वाइनिंग द फिक्स पॉइंट ए एंड बी इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। दैट मीन्स कोई पार्टिकल्स की दो, जैसे कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी है, सपोज क्या कीजिए इस तरह से एक्सटेंडेड बॉडी है, ये मान लीजिए आपका एक्सटेंडेड बॉडी है, ठीक है। इसका छोटा सा बॉडी मास जो होगा वो क्या होगा, हमारा पॉइंट मास होगा। और ये बहुत सारे मास से मिलकर एक्सटेंडेड बॉडी बना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या एक्सटेंडेड बॉडी, ठीक है। अब इसको देखिए, मान लीजिए कि हम इसको इस तरह से, मान लीजिए हम इस तरह से कर दिए, ठीक है ना। अब इस एक्सिस के अबाउट इसको हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक। अब सपोज कीजिए कि ये पॉइंट ऊपर वाले और एक यहाँ से, ये दो पॉइंट को हम फिक्स कर दिए एक्सटेंडेड बॉडी में। ये जो पॉइंट जो बना, जो लाइन जो बन रहा है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन। दैट मीन्स एक पॉइंट यहां मान लीजिए और एक पॉइंट यहां मान लीजिए, तो फिक्स पॉइंट के बीच जोड़ने वाली जो रेखा होगी, लाइन होगी, दैट लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? ऐसे हम आगे चल के चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट। हाँ चलिए बैक देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि रफली कुछ हम लोग समझते हैं कि रिजिड बॉडी का मोशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम लोग तो समझ गए कि हेडिंग क्या था आपका, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स समझ गए होंगे, क्योंकि पिछले जितने भी चैप्टर में हम लोग पढ़े वो किसी पॉइंट मास के बारे में, मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो केवल ऑब्जेक्ट कह के निकल जाते थे, पार्टिकल्स कह के निकल जाते थे। इसका नाम दिया गया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्यों क्या आ गया, क्योंकि हम एक्सटेंडेड बॉडी के बारे में अध्ययन करेंगे। और एक्सटेंडेड बॉडी कैसे बनती है, बहुत सारे पॉइंट मास से मिलकर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मास से मिलकर बना, तो पॉइंट मास बहुत सारा मिला तो उसको क्या बोल लेते हैं हम लोग, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में समझ गए कि कोई भी रिजिड बॉडी होगा, जो हमारे आसपास जितने भी बॉडी पाए जाते हैं, वास्तव में पॉइंट मास होता ही नहीं है, वो तो हमारा एक्सटेंडेड ही बॉडी होता है। लेकिन हम केवल एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए पॉइंट मास मान के चलते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम उस बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी को हम लोग पॉइंट मास नहीं मानेंगे। ये मान के चलेंगे कि एक्सटेंडेड बॉडी में बहुत सारा मास है और उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब रिजिड बॉडी अब समझ गए कि कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी को हम रिजिड बॉडी कब कहेंगे। जैसे मान लेते एक्सटेंडेड बॉडी तो भी है, एक्सटेंडेड बॉडी भी है, एक्सटेंडेड बॉडी ये भी है, ये भी है, तो हम इसको रिजिड बोलते हैं, इसको नॉन रिजिड बोलते हैं। अब समझ गए कि दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस और शेप एंड साइज में कोई परिवर्तन न आए, कब, जब फोर्स लगाएं तब, तो हम उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। अगर हमने फोर्स लगाया, इसके साइज एंड शेप में डिफरेंस आ गया, मतलब कुछ अंतर पाया गया या चेंज हो गया, तो उसको बोलेंगे नॉट रिजिड बॉडी। अब हम रिजिड बॉडी के बारे में, मतलब इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो केवल रिजिड बॉडी के मोशन के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम लोग जानते हैं कि रिजिड बॉडी में एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे कि रिजिड बॉडी का मोशन के बारे में, ठीक है। तो रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है ना। थोड़ा सा समझते हैं कि मोशन ऑफ रिजिड बॉडी क्या है। देखिए सिंपली अगर कहा जाए नॉर्मली, तो इस तरह से मान लीजिए कि एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लेते हैं, जो हमारे लिए, देखिए यहां समझिएगा, एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लीजिए ये इस टाइप का, ठीक है ना। और इस तरह से मान लेते हैं इंक्लाइन एक प्लेन है, ठीक है। बॉडी को इस पर रखते हैं और इस पर हम स्लाइड कराते हैं। ऐसे नॉर्मली समझिए कि कोई बॉडी है और इसको हम छोड़ते हैं, ऐसे मान लीजिए स्लाइड कर रहा है, तो जब ये बॉडी स्लाइड ऐसे करेगा, थोड़ा सा कल्पना कीजिए, ऐसे हम रफ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर इस बॉडी को आप ऐसे स्लाइड करोगे, छोड़िएगा ऐसे, तो ये जो बॉडी का जब छोड़िएगा तो बॉडी वास्तव में हो क्या रहा है, स्लाइड कर रहा है। थोड़ा सा हम आपको इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से ना। जैसे मान लीजिए कि एक कोई इस तरह से कोई पार्टिकल्स मान लीजिए पार्ट है, और सपोज कीजिए कि यहाँ से कोई बॉडी को हम ऐसे छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ से अगर इस बॉडी को हम छोड़ते हैं, ये बॉडी जो है ऐसे मूव करेगा। इसमें क्या आप देख रहे हैं, ध्यान से थोड़ा सा देखिए।
अगर आप देखिएगा तो बढ़िया से अगर आराम से छोड़ रहे हैं इसको ना, देखिएगा इस पार्टिकल को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। आप इसको एनालिसिस कीजिए कि पार्टिकल, इस जो बॉडी, रिजिड जो बॉडी बना है, इस रिजिड बॉडी के प्रत्येक पार्टिकल का मोशन हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि आप देखिए ध्यान से कि यहां से जैसे हम छोड़े, ये जो पार्टिकल है ये ऐसा चल रहे हैं सभी पार्टिकल। अब इसके जितने भी मास होंगे, दैट मीन्स जितने भी मास होगा, ये मास, ये मास, ये देखो, यहाँ का मास ले लीजिए, यहाँ का मास ले लीजिए, यहाँ का मास ले लीजिए, यहाँ का ले लीजिए, यहाँ का ले लीजिए, यहाँ का ले लीजिए, जितने भी मास होगा वो क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे स्लाइड कर रहा है, ऐसे स्लाइड कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, सभी, सॉरी, तो यहां से क्या हो रहा है कि देखिए ये प्रत्येक पार्टिकल का जो जितने भी पार्टिकल्स हैं उस सब का वेलोसिटी सेम है, सबका, सभी का वेलोसिटी सेम है। मतलब जितने भी पार्टिकल्स का बिहेवियर है वो आइडेंटिकल है। इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन ये देखिए ये बॉडी क्या हो रही थी, स्लाइड हो रहा था। तो इसका प्रत्येक बॉडी का या प्रत्येक पार्टिकल का या यूं कहिए प्रत्येक पॉइंट मास का जो वेलोसिटी होगी सबका क्या होगा, सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते थे कि इसको पॉइंट मास मान के हम लोग आराम से ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में जिक्र कर लेते थे या अध्ययन कर लेते थे। लेकिन कुछ इस टाइप का मोशन को अगर देखा जाए, सपोज कीजिए कि अगर ये कोई एक बॉल है और आप इसको ध्यान से देखेंगे, अच्छा से देखिएगा, तो देखिए ध्यान से, इस बॉल को अगर आप नॉर्मली समझिए कि हम इसको पॉइंट कर देते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, शायद आपको दिखेगा, तो कोशिश कर रहे हैं, ब्लैक मार्क छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो अगर मान लीजिए कि हम इसको ऐसे कर दें, देखिएगा, तो इस बॉडी को भी एक्सटेंडेड बॉडी, वो भी एक्सटेंडेड बॉडी था, ठीक है ना। अब इस बॉडी को हम ऐसा छोड़ते हैं, आप थोड़ा स्लो मोशन में इसको करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए अगर यहां से छोड़ते हैं तो इस बॉडी के बारे में जो ये जो पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट पर इस जहां का जो मास होगा उस पार्टिकल का वेलोसिटी कितनी है, 0। और जिस समय हम इसको छोड़ रहे हैं, देखो जिस समय इसको छोड़ रहे हैं आप, ये यहाँ का जो पार्टिकल का जो मास, इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल ऐसे जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे भी मास होगा जो सेंटर पे होगा, वो पैरेलल टू द प्लेन होगा। तो अलग अलग पार्टिकल्स का ध्यान से देखेंगे तो ये रोल कर जा रहा है, तो जिसमें रोल कर रहा है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो मास है वो हमारा वेलोसिटी उस समय 0 बता रहा है आपको, ठीक है। लेकिन ये जब आगे मूव कर रहा है, यहाँ का कुछ वेलोसिटी है, कुछ सेंटर ऑफ मास, अगर पॉइंट अंदर के वाले एक छोटा सा सेंटर पर जो मास होगा उसकी भी वेलोसिटी कुछ होगा। तो अलग अलग पार्टिकल्स का वेलोसिटी अलग अलग शो कर रहा है। इस केस में हमको क्या है, इस केस में हम पार्टिकल्स के वेलोसिटी एनालाइज करना बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली समझिए कि एक पॉइंट को यहाँ होल कर दे और यहाँ होल कर दे और ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कर दे, ठीक है ना। क्या कर दे, एक्स, मान ले एक लाइन, एक पॉइंट यहाँ ले ले और एक पॉइंट यहाँ ले ले और यहाँ से एक्सिस लाइन को पास कर दे, तो ये लाइन ऐसे हो जाएगा। आप इसको कितना घुमाते रहिए, ऐसे घुमाइएगा तो पार्टिकल्स के क्या होंगे, सिर्फ रोटेशन शो करेगा और ट्रांसलेशन मोशन का हो जाएगा, रुक जाएगा। और प्रत्येक पार्टिकल का वेलोसिटी ओमेगा, जो भी वेलोसिटी होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऐसे होता है। इस टाइप ऑफ मोशन को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो आप देख लिए कि हमारे पास रिजिड बॉडी का मोशन कहाँ कहाँ हो रहा है, एक ट्रांसलेशन और एक ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों। इस चैप्टर में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के बारे में भी चर्चा की जाएगी, कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन भी पढ़ेंगे। तो अभी आप समझ गए कि मोशन ऑफ रिजिड बॉडी का मोशन के बारे में, ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट है हमारा सेंटर ऑफ मास, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास होता क्या है और सेंटर ऑफ मास की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है। देखिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है। अगर आप सेंटर ऑफ मास के बारे में समझना चाहें तो इजी वे में समझ सकते हैं कि एक्सटेंडेड बॉडी किससे बना होता है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। दैट मीन्स उसके बॉडी के पूरे एरिया पर कहिए या वॉल्यूम पर कहिए या लेंथ पर कहिए मास डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और जिससे वो एक्सटेंडेड बॉडी का निर्माण करता है। अब थोड़ा सा हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में समझें
कि सेंटर ऑफ मास होता है क्या, तो सेंटर ऑफ मास वास्तव में एक बैलेंसिंग पॉइंट होता है जो पूरे बॉडी को पूरा बैलेंस करके रखता है। पूरे बॉडी को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। जैसे सिंपली अगर हम समझें तो देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक क्या है, मान लेते हैं कि एक एक्सटेंडेड बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी है। अब इस बॉडी के पर मास तो ऑल ओवर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, M1 M2 M3 इस तरह से, और बहुत सारे मास से मिलकर ये एक्सटेंडेड बॉडी बना है। अब जरा सोचिए कि इस बॉडी को अगर हम यहां फोर्स लगाएं तो क्या ये बॉडी ऊपर चल जाएगा? देखिए, देख रहे हैं, नहीं हो रहा है। अगर यहां लगाएं तो नहीं। अब अगर इस बॉडी को हमको लीनियर मोशन कराना है तो इसके बहुत सारे तरीके ऐसे हैं कि बहुत सारा फोर्स लगाना पड़ेगा। देखिए, एक फोर्स यहां लगा रहा है, 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 और इस बॉडी को हम लीनियर मोशन, देखिए, देख रहे हैं आप, समझ पा रहे होंगे आप, ये जो बॉडी पर है बहुत सारे फोर्स लगाए हैं, ठीक है ना, तो ये लीनियर मोशन कर रहा है। लेकिन इस पूरे बॉडी के अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां जस्ट लाइक एकर जैसा बिहेव करेगा, इसी के जैसा। जैसे मान लेते हैं हमने खोजने की कोशिश की, हम लोग बाद में ये भी पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा कोई एक्सटेंडेड बॉडी का। फिलहाल हम लोग समझ रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, तो हम सेंटर ऑफ मास के बारे में खोजने की कोशिश किए तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट मिलती है जहां, जैसे मान लेते हैं, चलिए देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हम इसको यहां रखकर इसको हम चाहें तो रह पा रहा है क्या, ये बैलेंस हो पा रहा है? नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये पार्टिकल को देखिए ध्यान से, एक ऐसी पॉइंट है जो पूरे मोबाइल को बैलेंस करके रखा है, और आप इस बॉडी पर 5 फोर्स लगाने की आपको आवश्यकता नहीं थी। पिछले में क्या दिखा रहे थे कि हम 5 फोर्स लगा रहे थे, तब ये बैलेंस में जा रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा था। लेकिन इस पॉइंट पर, ये पॉइंट को ध्यान से देखें कि ऐसी पॉइंट है जो पूरे बॉडी को बैलेंस करके रखा है। दैट मीन हम ये मानते हैं कि इस पॉइंट पर मोबाइल का टोटल मास क्या है, कंसंट्रेटेड है, और इसको हम चाहें तो आप उसको ऊपर ले जा सकते हैं। जो बिहेवियर 5 फोर्स मिलकर कर रहा था ये फोर्स अकेले कर रहा है। दैट मीन्स एक ऐसी पॉइंट है जो पूरे बॉडी को बैलेंस करके रखा है, जिस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग पॉइंट। मतलब कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जो ऑल मासेस जो है इस सेंटर पर क्या है, कंसंट्रेटेड है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे और भी कुछ एग्जांपल समझे तो देखिए, मान लीजिए ये हथौड़ी है, अब इसको हम बैलेंस करना चाहें, देख लीजिए, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा पॉइंट इसके पास जो इसको बैलेंस करके रखेगा। देखिए, देख रहे हैं आप, इसके बाद अब कहीं भी पॉइंट ले लीजिएगा तो बैलेंस नहीं होगा। दैट एक पॉइंट है जो अब ज्यादा भी सटा देंगे तब वो बैलेंस नहीं होगा। कोई एक ऐसा पॉइंट, एक ही पॉइंट होगा जिस पर टोटल मास क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं बैलेंसिंग पॉइंट या सेंटर ऑफ मास। ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब सवाल आता है कि सर सेंटर ऑफ मास क्या बॉडी के अंदर या बाहर भी होता है? तो देखिए, सेंटर ऑफ मास कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर इनसाइड में ही एग्जिस्ट करता हो, सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी एग्जिस्ट करता हो। तो अब जिससे कुछ एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि कोई रिंग है, रिंग क्या है, रिंग है, तो रिंग के बारे में अगर हम पढ़ें, ये मान लीजिए इस तरह से, और मान लीजिए रिंग है। अब रिंग को अगर आप नॉर्मली समझें तो देखिए, यहां से अगर आप धर को उठाइएगा, इसको पकड़ के उठाइएगा तो ये उठेगा नहीं आपको। नॉर्मली अगर ऊपर मोशन कराना चाहे तो नहीं होगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि ये मान लेते हैं कि इस लाइन को यहां मिला दे, इस लाइन को यहां ऐसे मिला दे, एक ऐसे बीच में एक पॉइंट होगा जो हम यहां फोर्स लगाएं और ऐसे ले जाए तो नॉर्मली ऐसे मान उठाइएगा ऐसे तो ऊपर नीचे आराम से हो सकता है, ठीक है ना। किसके वजह से, सेंटर ऑफ मास की वजह से। मतलब सेंटर ऑफ मास एक ऐसी काल्पनिक पॉइंट होता है, इमेजिनरी पॉइंट होता है, जिस पर हम लोग ये मान के चलते हैं कि टोटल मास कंसंट्रेटेड है। दैट मीन्स बॉडी को बैलेंस करके रखता है, इसलिए इसको हम सेंटर ऑफ मास ना कहकर बैलेंसिंग पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है।
चलिए, ऐसे रिंग गोला हमारे पास है नहीं, ऐसे चाहे तो हम दिखा सकते थे लेकिन वो मेरे पास फिलहाल अभी उपलब्ध नहीं है, अगले वीडियो हम दिखा देंगे। तो आइए अगर हम लोग समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या है। सेंटर ऑफ मास एक बैलेंसिंग पॉइंट होता है जो टोटल बॉडी का मास, वहां होल मास क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि बॉडी का स्ट्रक्चर किस टाइप का है। ठीक है, अब आगे हम लोग चले थोड़ा सा, तो देखिए कुछ और इस तरह से एग्जांपल ले लें। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई इस तरह से बना हुआ कोई बॉडी है, इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से एक बना हुआ कोई बॉडी है, ठीक है ना, और ये कौन सा बॉडी है, रिजिड बॉडी, ठीक है। अब जरा सोचिए आप, अगर आप इसको यहां से धर के उठाइएगा तो ये बॉडी कहां चला जाएगा, नीचे लटक जाएगा। कहां चला जाएगा, नीचे लटक जाएगा, यहां से नीचे लटक सकता है। अब क्या इस बॉडी को हम उठाएं तो नॉर्मली पैरेलल दिखना चाहिए, ऐसा संभव है। अगर इसको हम यहां से उठाते हैं तो ये दोनों जो ये पोर्शन देखने को कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि एक पॉइंट यहां मान लें और एक पॉइंट यहां मान लें, एक पतला सा रस्सी से मिला दे, ठीक है, तो यहां एक ऐसी पॉइंट मिलेगी जो यहां से अगर हम बॉडी को उठाएं यूं तो ये पैरेलली ऐसे आराम से उठ जाएगा। समझ पा रहे हैं यहां से? तो ये जो पॉइंट होगा इस पूरे बॉडी का पॉइंट का सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। तो सेंटर ऑफ मास, आई होप समझ में आ रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास कुछ होता नहीं है, एक ऐसी पॉइंट होती है जहां पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है और वो बैलेंसिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पूरे बॉडी को बैलेंस करके रखता है। अब सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सेंटर ऑफ मास की आवश्यकता क्यों पड़ी। थोड़ा सा रफली हम लोग समझते हैं, पहले इसको डेफिनेशन समझते हैं, बाद हम लोग समझते हैं। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास का आवश्यकता हमारे लिए क्यों पड़ा, आखिर सेंटर ऑफ मास का जरूरी क्या है पड़ा। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम अ पॉइंट। सेंटर ऑफ मास क्या है, किसी सिस्टम का, दैट मींस बहुत सारे बॉडी से मिलकर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम का एक क्या होता है, पॉइंट होता है, जिसको भी मैंने दिखाया आपको। फेयर कंप्लीट मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज्ड, जहां पूरे बॉडी का मास जो होता है उस पॉइंट पर सपोज कर दिया जाता है टू बी कंसंट्रेटेड, जो पूरे बॉडी का मास है उस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, ये मान लिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। जैसे ये कोई स्फीयर है और इसकी मास मान लीजिए पूरा सेंटर कंसंट्रेटेड क्या है, इस पॉइंट पर, ये माना गया है, ये इमेजिनरी पॉइंट होता है, जिसको हम बैलेंसिंग पॉइंट भी कहते हैं या फिर सेंटर ऑफ मास कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, इट इज डिनोटेड बाय सीएम, सेंटर ऑफ मास को हम लोग कहां से डिनोट करते हैं, सीएम से, सी मतलब सेंटर, ए मतलब मास, ठीक। अगला, इट इज ए इमेजिनरी पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट होता है, इमेजिनरी पॉइंट, ये कल्पना करते हैं, वास्तव में वहां होता नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला है कि सेंटर ऑफ मास में और मे नॉट बी लोकेटेड ऑन सिस्टम। कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास जो है ये सिस्टम के अंदर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। सेंटर ऑफ मास में और नॉट में बी लोकेटेड, ये सेंटर ऑफ मास जो होता है वो किसी सिस्टम के अंदर दिखाया भी जा सकता है या फिर मतलब ये कहीं होता भी है या फिर नहीं भी होता है। लोकेटेड नहीं भी किया जा सकता है या किया भी जा सकता है, मतलब होता भी है नहीं भी होता है। और व्हाट व्हाई इट नीडेड, आखिर हमें इसकी जरूरी क्या पड़ी, क्यों पड़ी। अब हम लोग ये जानेंगे कि सेंटर ऑफ मास की आवश्यकता क्यों पड़ा, सेंटर ऑफ मास की आवश्यकता क्यों पड़ा, और इसके हमारे थोड़ा सा बारे में समझते हैं कि देखिए, ऑल रूल्स आर वैलिड फॉर पॉइंट मासेस ओनली। देखिए अभी हमने इससे पहले क्या पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा आप इसको आराम से पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो अभी थोड़ा सा बैक में चलते हैं, ठीक है ना। कहां चलते हैं, बैक में चलते हैं। देखिए थोड़ा सा हम देखिए ध्यान से कि अगर हमको, अभी हमने क्या बात की है कि अभी तक जितने भी पार्टिकल्स के बारे में, मोशन के बारे में, एक्सेलरेशन पढ़े, वेलोसिटी पढ़े, काइनेटिक एनर्जी पढ़े, उसमें क्या कर रहे थे कि किसी एक पार्टिकल की बात हम कर रहे थे और उसके बारे में हम हर चीज एनालिसिस कर रहे थे।
लेकिन अगर कोई एक्सटेंडेड बॉडी हो तो आप जरा सोचिए कि इस सेंटर ऑफ मास की आवश्यकता यहीं से हो सकता पड़ी थी। क्यों पड़ी थी उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि हमारे पास जितने भी रूल्स हैं उसी पॉइंट मास के लिए रूल पढ़े हैं हम अभी तक। ऑल पॉइंट्स है जो हमारे रूल्स, ऑल भी रूल्स है, जितने भी रूल्स हैं, वेलोसिटी निकालना, काइनेटिक एनर्जी निकालना, वो किसके लिए वैलिड है? पॉइंट मास के लिए वैलिड है। और मान लेते हैं यहाँ से बहुत सारे बॉडी है ऐसे, अब इसके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि अगर मान लेते हैं कि कोई पॉइंट पार्टिकल्स, कोई पॉइंट मास को हम यूं अगर घुमा दे तो कैसे उसकी मोशन होगी। मान लीजिए इसको आप पॉइंट मास मान लीजिए और इसको मान लेते हैं मोशन कराते हैं, तो हम पैराबोलिक मोशन के बारे में तो जानते हैं। अगर कोई पार्टिकल को मान लीजिए यहाँ से हम फेंक रहे हैं तो यूं ऐसे गति कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि ये जो बॉडी है वो कौन सा बॉडी है? पॉइंट मास है। इसकी मोशन के बारे में तो हम अध्ययन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तब पर भी हम कर सकते हैं, लीनियर मोशन में अगर करता है तब पर भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं। ये मान लीजिए कोई एक बॉल, कोई एक एक्सटेंडेड बॉडी है और इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करें कि अगर हम इसको यूं ऐसे मोशन के बारे में चर्चा करें, मोशन के बारे में, अगर इसकी रोटेशन के बारे में अध्ययन करें, तो आपको अगर ध्यान से देखिएगा रोल, इसको आप ऐसे ऐसे करेंगे तो कुछ इस टाइप का मोशन दिखेगा, जो इसका पॉइंट जो है कभी ऐसे जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा। तो इस टाइप के मोशन के बारे में अध्ययन करना बड़ी टफ हो जाता है, जो फिजिक्स में इस टाइप के मोशन के बारे में अध्ययन नहीं किया जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है, थोड़ा सा हम लोग एक रफली समझते हैं। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास की आवश्यकता क्यों है। यहां से आपको क्लियरली समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई पेन है और इसको हम ऐसे ऐसे फेंक दिए, इसके बारे में यहाँ से अगर एनालाइज कीजिएगा धीरे धीरे, अगर स्लो मोशन इसको देखिएगा तो आप ध्यान से देखिएगा इसकी कुछ फिगर इस तरह से जाएगा। ये मान लेते पार्टिकल ऐसे है और इस पॉइंट पर इसको एक हम डिनोट करते हैं, इस पॉइंट को ना। देखिए ये कोई पॉइंट है, इस पार्टिकल का मोशन देखिए ऐसे गया, ठीक है, इसके बाद ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। अब बताइए इस टाइप के मोशन के बारे में अध्ययन करना थोड़ा टफ हो जाता है, जो फिजिक्स में अध्ययन नहीं की जाती है। लेकिन अगर हम इस पार्टिकल की किसी एक पॉइंट की बात करें जहां सेंटर ऑफ मास होगा, तो इस पॉइंट पर अगर ध्यान से देखें, यदि पार्टिकल की बात करें एज सेंटर ऑफ मास, जो मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर होगा और यहाँ होगा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो थोड़ा सा आप देखेंगे क्या कि इस टाइप के बारे, अगर इस टाइप का अगर देखिएगा सेंटर ऑफ मास हमारे यहाँ, हम इस पॉइंट के मास की बात कर रहे थे, तो इसकी मोशन थोड़ा अजीब सा कर रहा था, जिसके बारे में अध्ययन करना बहुत टफ हो रहा था। लेकिन हम इस पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास मान लें इस पॉइंट पर, और आप मोशन देखिए किसी टाइप से कैसे घुमा दीजिए, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो यू जा रहा है ना, ऐसे। और ये किस टाइप का मोशन है? पैराबोलिक मोशन, जो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में करते हैं। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में अध्ययन करना आसान है, ठीक है ना। इसीलिए रिजिड बॉडी में सेंटर ऑफ मास की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अगर नॉर्मली हम इस बॉडी के मोशन के बारे में करें तो हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए रिजिड बॉडी के बारे में हम लोग क्या किए कि एक ऐसा पॉइंट का डिस्कवरी किए जो भी मान के चले कि टोटल मास कंसंट्रेटेड होगा, और अब जब उसकी मोशन के बारे में हमने अध्ययन किया तो पता चला कि वो पैराबोलिक मोशन हो सकता है, सर्कुलर मोशन हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए सेंटर ऑफ मास की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में अध्ययन करना आसान हो रहा था बाकी पार्टिकल्स के बारे में बाकी पार्टिकल्स के तुलना में। इसलिए सेंटर ऑफ मास की हमारी आवश्यकता पड़ी। बाकी आप समझ रहे हैं कि ऑल जो जितने भी हमारे रूल्स है वो पॉइंट मास के लिए था, तो हमने एक पॉइंट मास ये मान लिया, और इसके बारे में सब चीज हमने अध्ययन कर चुके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, तो आप समझ गए होंगे। तो आई होप अब हम लोग डेफिनेशन की और भी पॉइंट है। अब हम लोग चलते नहीं, सॉरी, बंद करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालने के तरीका समझेंगे, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।